सो अगला जो टॉपिक है हमारा लर्निंग। तो अब तक के हम लोग ने क्या क्या चीज़ें समझ ली हैं, अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड थिंकिंग में। हमने इंट्रोडक्शन देखा था चैप्टर का। उसके बाद क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें ऑब्जेक्टिव्स मालूम होना चाहिए किसी भी चैप्टर का। अटेंशन से स्टार्ट किया था टॉपिक, अटेंशन के टाइप्स देखे थे हम लोगों ने, फिर परसेप्शन समझा। ठीक है, सब चैप्टर का ओवरव्यू है। ठीक है, फिर स्टेजेस देखा परसेप्शन के, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। उसके बाद लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें गेस्टाल्ट प्रिंसिपल हम लोग ने पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे प्रिंसिपल, जिसमें फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, और फिर लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, फिर लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ कॉमन फेट, ठीक है, लॉ ऑफ प्रेगनेंस। ये सारी चीज़ें, ये सारे लॉज हम लोग ने गेस्टाल्ट प्रिंसिपल में पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद नया जो टॉपिक हमारा अगला जो टॉपिक है वो है लर्निंग। तो लर्निंग का मतलब क्या होता है? द टर्म लर्निंग हैज़ बीन डिफाइंड बाय साइकोलॉजिस्ट इन मैनी वेज। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से लर्निंग का मतलब बताया है। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन, जो यूनिवर्सली लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एंड रिलेटिवली रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। मतलब हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं, ठीक है ना, तो साइकिल चलाने के एक्सपीरियंस से ही हम लोग आगे और रिलेटिवली अपने अंदर चेंजेस लाएंगे कि हैंडल कैसे पकड़ना है, पैडल कैसे मारना है। तो पुराने एक्सपीरियंस से, ये देखो, रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, पुराने एक्सपीरियंस से कुछ अपने बिहेवियर में आप चेंज करेंगे, हैंडल ठीक से पकड़ना सीखेंगे। हमें पता है कि अगर हम हैंडल ठीक से बैलेंस ना रखें, बॉडी को गिर जाएंगे, ब्रेक टाइम पर ना मारे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपीरियंस से हम अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं, और वो जो चेंजेस है परमानेंट होता है। ठीक है ना, लर्निंग परमानेंट चेंज होगा ना, वो थोड़ी ना कि आप वापस भूल जाओगे। चलाते हो, साइकिल चलाते रहोगे, फिर आप सीख जाओगे, सीख ही जाओगे। रिलेटिवली का मतलब पुराने एक्सपीरियंस से नया वाला एक्सपीरियंस, नया वाला बिहेवियर, ये होता है रिलेटिवली। तो चेंजेस आते जाएंगे हमारे अंदर। ठीक है, हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो मैथ की लर्निंग में चेंजेस आते रहेंगे, माइंड हमारा डेवलप होता जाएगा। पहले एडिशन सीखते हैं, मतलब जैसे कि एडिशन करना, पहले तो नंबर सीखा हम लोग ने, फिर उस नंबर पे और चीज़ें सीखी, एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन फिर सीखा, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। इस तरह ग्रेजुअली हमारा जो माइंड होता है वो डेवलप होता है उस नंबर को, उस मैथ को सीखने के लिए। तो रिलेटिवली वो एक परमानेंट चेंज होता है। ठीक है, ऐसा नहीं मल्टीप्लाई आपको आता है और आप एडिशन भूल गए, ऐसा नहीं होता है। सो 3 points of this definition require clarification. First, relatively, that is permanent, relatively permanent change. ठीक है, तो ये मैंने पूरा बता दिया। It is important to mention here that any temporary change in behavior can be termed as learning, such as feeling sleepy after taking drugs, or heavy meals, or feeling tired, not tired due to illness. Second, permanent change due to aging and maturation will not be considered as learning. अब जैसे हमारा एज हो गई है, एज बढ़ रही, तो वो लर्निंग में नहीं आएगा। वो तो एक परमानेंट चेंज है, लेकिन वो तो बाय नेचर है, उसे लर्निंग से मतलब नहीं है। आप एक जगह रहोगे, काम ना सीखो, तो भी आपकी एज हो जाएगी। थर्ड हियर, एक्सपीरियंस डज नॉट मीन आवर ओन एक्सपीरियंस ओनली, लर्निंग कैन ऑल्सो अकर थ्रू। हाँ ठीक है, तो एक्सपीरियंस में सिर्फ अपना ही एक्सपीरियंस नहीं, दूसरे के एक्सपीरियंस से भी लर्निंग हम सीख करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने एक्सपीरियंस से तो कर ही रहे हैं। टीचर अपने एक्सपीरियंस से सिखा रहा है आपको, तो आपका अपना एक्सपीरियंस तो नहीं है।
टीचर ने अपना एक्सपीरियंस, पेरेंट्स ने अपना एक्सपीरियंस आपको दिया है, तो वो भी लर्निंग का पार्ट होता है। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस देखो, एक्सपीरियंस तो अपना भी बहुत बड़ा मैटर करता है, लेकिन अगर हम लर्निंग का मतलब सीख रहे हैं तो हमें सारी चीज़ें सीखनी है कि ओन एक्सपीरियंस के अलावा भी दूसरे का एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, हमें लर्निंग होती है। अब क्या है theories of learning? In this section, we will discuss various theories explaining psychological process involved in learning. Broadly, theories of learning can be categorized based on the following: learning by association, known as classical condition; learning by consequences, known as operant or instrumental conditioning; learning by watching others, known as observational learning. ठीक है, तो लर्निंग बाय एसोसिएशन सीखेंगे, जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, जो कि हमने पढ़ा पहले भी। लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंस मतलब इफ़ेक्ट, पहले उसका एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद सीखा हम लोगों ने, उसके बाद मोटिवेट हुए हम लोग। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग जो हमने पढ़ा था क्लासिकल में, पहले मोटिवेट होते हैं। ठीक है, और डॉग वाला एक्सपीरियंस था कि डॉग और बेल वाला, जो बेल हमने बजाई तो फिर डॉग को खाना दिया, तो हर बार ऐसे कर रहे थे, तो बाद में बेल प्रेस मतलब बेल की आवाज़ सुनते ही डॉग को वो एक स्टिमुलेशन होने लगा कि यहाँ पे खाना है मिलने वाला है, तो उसको सलाइवा आ गया। तो क्लासिकल कंडीशन, तो उसमें क्या होता है, क्लासिकल कंडीशन में पहले मोटिवेशन होता है, बाद में उसका एक्सपीरियंस होता है, और ऑपरेंट में उसी का अपोजिट होता है। और लर्निंग वॉचिंग अदर्स, ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोग ने की थी पहले भी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में लर्निंग बाय एसोसिएशन, देयर आर लर्निंग थ्योरीज विच एक्सप्लेन। तो चलो ये तो मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने पूरा टॉपिक किया ही हुआ है, जो मैंने अभी आपको समझाया है, डॉग वाला बताया था, सेलिब्रेशन रेट ऑफ डॉग्स, किस तरीके से बेल और या पर्टिकुलर एक्शन से हमने ट्रेन किया डॉग को या अपने किसी एनिमल को, पेट को, और उस ट्रेनिंग के बाद अगर हमें खाना देना होता है उसे, तो वो पहले इंस्ट्रक्शन देंगे ताकि वो डॉग भी रेडी हो जाए मेंटली, या एनिमल या जो भी पेट हमारा वो रेडी हो जाए, प्रिपेयर हो जाए वो चीज़ को कंज्यूम करने के लिए। तो इस तरीके से सिर्फ एनिमल्स या इस पर ही एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, हर जगह ये एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, हमें पता है कि स्कूल में बेल बजती है तो हमें क्या करना है, बैग पैक करके जाना है। ठीक है, छुट्टी होगी तो वो एक माइंड में प्रिपरेशन हो जाती है कि हाँ चलो बेल बज गई है और हम लोग है ना स्टार्ट करेंगे जाना बाहर, छुट्टी हो गई। ठीक है ना, तो ये कंडीशनिंग लर्निंग था। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक और दिया हुआ है अनकंडीशन वाला। During this trial, he presented a neutral stimulus, a bell that had no effect on dog's salivation. Ringing of bell was immediately followed by an unconditioned stimulus. अब अनकंडीशन देखो, रिंगिंग ऑफ बेल अनकंडीशन क्यों बोला गया कि अभी इसको हमने खाना दिया नहीं है। द फूड दैट हैड नो इफेक्ट ऑन प्रोड्यूसिंग डॉग सैलिवेशन, दैट रिस्पॉन्स दैट डॉग गेव आफ्टर गेटिंग फूड unconditional stimulus in the form of salivation was termed as unconditioned response because it did not depend upon previous learning. This pairing of ringing of bell followed by food was done for a number of times. After this repetitive pairing, neutral stimulus will require characteristic of UCS, unconditioning जो response होता है, फूड फाइनली पॉलोस डॉग स्टार्टेड गिविंग कंडीशन रिस्पॉन्स। तो पहले तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स, क्योंकि वो ट्रेनिंग पर है, अभी उसे पता नहीं था कि बेल बजने पर ही फूड मिलेगा, उसको फ़िलहाल पता नहीं है उतना, क्योंकि अभी वो ट्रेनिंग पर है, उसको ट्रेनिंग चल रही है। तो आफ्टर सम टाइम,
आफ्टर नंबर ऑफ टाइम्स, तब जाके वो एक कंडीशन रिस्पॉन्स होता है। पहले तो अभी तक अनकंडीशन रिस्पॉन्स चल रहा था, ठीक है। जब वो उसको समझ आ गई, उसको इतना वो ट्रेंड हो गया कि हाँ अब है ना बेल बजने पर ही खाना मिलेगा, तो वो एक सलाइवा तैयार होने लगा। बेल सुनते ही सलाइवा, खाना देख कर सलाइवा तैयार होना अनकंडीशन होगा, खाना देख के सलाइवा तैयार होना अनकंडीशन होगा। कि बेल बेल तो खाना नहीं ना, लेकिन बेल बजते ही, बेल सुनते ही वो उसका सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया, सीआर हो जाएगा। इससे पहले जब वो ट्रेंड नहीं था, अंडर ट्रेनिंग में था, वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स कर रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। ऑपरेंट कंडीशन मैंने बताया था पहले कि पहले आउटपुट मिलता है, उसके बाद वो मोटिवेट होता है। जैसे कि रिज़ल्ट, हमने एग्ज़ाम दिया, हमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा, रिज़ल्ट मेरा आ गया, तो हम मोटिवेट हो गए, हम खुश हो गए, मोटिवेट हो गए, आगे और अच्छा करेंगे। तो रिज़ल्ट जो आउटपुट आया वो उसने तुम्हें मोटिवेट किया। ये होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। कॉन्सिक्वेंसेस बेस्ड लर्निंग इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिस्पॉन्स, रिजल्ट, ठीक है। तो सपोज you want to use principle of classical conditioning to teach a child to write. For this, first you need to identify an unconditional stimulus that will make the child write neatly. But since writing is not a reflex or any emotional behavior, therefore we cannot use classical condition to make someone learn writing. ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि राइटिंग हमें सिखानी है, तो राइटिंग में कोई सलाइवा या कोई इमोशन तो है नहीं कि इमोशनली वो उसको इम्पैक्ट पड़ रहा हो, अपने आप मन कर रहा हो लिखने का। जैसे खाने के लिए खुशबू लगी तो हमारा, हम खाना खाने का मन करने लगा हमें, उससे पहले मन नहीं कर रहा था। अक्सर हम खुशबू सूंघ कर ही, स्मेल करके हम लोगों को मन करने लगता है, यार हाँ ये खाने का मन कर रहा है। तो वहाँ पर तो कंडीशनल ये हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा, मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाएगा, दैट इज कंडीशन लर्निंग, ठीक है। तो ऑपरेंट में इमोशंस, वो स्टिमुलेशन तो कैसे हो जाएगा, अनकंडीशनल स्टिमुलेशन है। इमोशंस वाला अगर इमोशनल वो नहीं है तो कहाँ से होगा। तो बट सिंस राइटिंग इज नॉट अ रिफ्लेक्स और एनी इमोशनल बिहेवियर, देयरफॉर वी कैन नॉट यूज क्लासिकल कंडीशन टू मेक समवन लर्न writing. In this situation, we should explore another form of conditioning called operant conditioning. So, in operant conditioning, the end result or consequence of behavior determine it will be repeated in the future or not. Operant conditioning can be defined as a principle of learning in which behavior is maintained or changed through its positive or negative consequences. According to the principle of operant conditioning, positive consequences lead to repetition of behavior, whereas negative consequences will lead to the avoidance of behavior. पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलेगा, हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, तो हम अपने बिहेवियर को रिपीट करेंगे। मतलब हमने मेहनत की और पास हो गया, मेरे रिजल्ट बहुत अच्छा मिल गया, हमें रिवॉर्ड मिल गया, अवार्ड मिल गया, तो हमारा आगे का बिहेवियर वैसे ही रिपीट करेगा। हम और मेहनत करेंगे और हम और अवार्ड पाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर हमने अच्छी मेहनत नहीं की, हम फेल हो गए, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, उस बिहेवियर को अवॉइड करेंगे। नहीं यार, हमें पिछली बार बिल्कुल काम नहीं किया था, खेल में लगे हुए थे, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी, तो उस खेल में ज़्यादा लगे होने से हम फेल हो गए अपने एजुकेशन, पढ़ाई में, क्लास में, रिज़ल्ट ख़राब हो गया। तो ये अब हम उस बिहेवियर को अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमें पहले कॉन्सिक्वेंसेस, पहले हमें रिज़ल्ट मिला, तो रिज़ल्ट मिलने के बाद हमने सीखा, हमारा मोटिवेशन हुआ। तो फैक्टर्स दैट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपीटिशन ऑफ बिहेवियर हैव बीन टर्म्ड एज, एक नया टर्म दिया रीइंफोर्समेंट, कि वो फैक्टर, वो वजहें, वो रीज़न्स जिससे हमें अपने बिहेवियर में हम रिपीट करते हैं, अपने बिहेवियर को रिपीट करते हैं, उसी को बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। याद रखना, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जब हम अपने बिहेवियर को रिपीट करें किसी वजह से, जैसे हमारा
हमें अवार्ड मिल जाएगा, हमें रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, हमें प्राइज़ मिल जाएगा कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से, कोई आउटपुट अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से। तो वैसे बिहेवियर के लिए हमारा मन करेगा, वैसा ही बिहेवियर दोबारा अच्छे सीखना, अच्छे से मेहनत करना। तो वही जो बिहेवियर, वो बिहेवियर को जो पुश करता है कि यार चलो हम पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे, मेरा बहुत पढ़ने का मन कर रहा है क्योंकि हमें फर्स्ट क्लास लानी है, ठीक है। तो वही जो वो जो फीलिंग है उसी को बोलते हैं रीइंफोर्समेंट, कि वो बिहेवियर को रिपीट करा रहा है वो। वेयर एज फैक्टर दैट वीकेंस और suppresses दैट टारगेटेड बिहेवियर हैज़ बीन टर्म्ड एज पनिशमेंट। तो देखो जो बिहेवियर को कमज़ोर कर दे, दबाए, उसे बोलते हैं पनिशमेंट, ठीक है। जैसे कोई बिहेवियर आपका अच्छा नहीं, उस बिहेवियर का, आपके बिहेवियर को हमें सप्रेस करना है, वीकेंड करना है, हम पनिश करेंगे, ठीक है ना। कि वो बिहेवियर आपका रिपीट ना हो। B.F. Skinner was the main proponent of operant conditioning. He studied learning mechanism involved in voluntary behavior. Since the voluntary behavior occurred when an organism operates on an environment, he termed such as voluntary behavior as operant. Thus, conditioning of operant behavior is known as operant conditioning. Let's talk about the experiment done by Skinner. In his experiment, Skinner kept a hungry rat inside a closed chamber. The chamber had a lever. ठीक है, ये वाला भी मैंने आपको पूरा बता दिया था कि एक लीवर ग्रीन और रेड था। ग्रीन से खाना आ रहा था, रेड से खाना नहीं आ रहा था। तो पहले क्या किया, उसने आउटपुट दिया, पहले लीवर प्रेस किया, उसके बाद उसको खाना मिला। तो यही क्या है, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग है, मतलब ऑपरेटिंग कंडीशनिंग का ही। ऑपरेटिंग कंडीशनिंग से हमने सीखा तो इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग होगा। ऑब्जर्वेशन नहीं, दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये मैंने पूरा आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट देख लो चाहिए तो। लेट्स डिस्कस द फेमस बोबो डॉल experiment for an in-depth understanding of observational learning. Bandura and his colleague conducted an experiment on children to investigate the role of observational and imitation in learning social behavior, such as aggression. They selected 72 children between the age group of 3 to 6 years. Children were randomly assigned to three groups, one control, two experimental group. In one group of experiment conditioned children were shown a movie with an aggressive model beating, hitting and abusing a bobo doll. In another experiment condition, a non-aggressive model was shown playing peacefully friendly with a bobo doll. Whereas in control group conditioning, the children were not shown in any movie. Later, later on, all was all groups of children were placed in a room which was full of varieties of toys. It was observed that children who were exposed to aggressive model imitated the model behavior. They also punch, hit and use abusive words for bobo dolls. In contrast, the children of second experimental group who were exposed to non-aggressive model did not demonstrate any aggression with bobo doll. This experiment was one of the landmark studies in psychology. It suggested that observation and imitation plays crucial role in learning. Further, according to Bandura, four processes were involved in observational learning: attention, retention, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, ठीक है ना। आखिरी लाइन। तो देखो, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये इसमें तीन ग्रुप बनाए गए। तीन ग्रुप में एक ग्रुप को थोड़ा एग्रेसिव मूवी दिखाई गई, जहाँ पे बोबो डॉल को
मारते हैं, फाइटिंग हो रही होती है उस मूवी में, तो बच्चे ऑब्ज़र्व करते हैं। एक मूवी दूसरे ग्रुप के लिए दिखाई गई, जैसे बोबो डॉल को थोड़ा सा लव और केयरिंग कर रहे हैं दिखाया मूवी में, तो बच्चे ने वो ऑब्ज़र्व किया। तीसरे को कुछ नहीं दिखाया गया। तो बाद में क्या किया गया, उन सब बच्चों को लेकर आए एक हॉल में, वहाँ पर कुछ टॉयज़ दिए गए। तो जिसने एग्रेसिव मूवी देखी थी वो उन टॉय के साथ थोड़ा बिजी बिहेवियर करने लगे, एग्रेसिव अब्यूजिव बिहेव करने लगे वो उस टॉयज़ के साथ में। और जो लोग नॉन एग्रेसिव मॉडल मूवी देखी, उन्होंने कोई भी एग्रेशन नहीं दिखाया बोबो डॉल का, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि आपकी जो लर्निंग होती है, जो हम देखते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे चारों तरफ, ठीक है, तो उससे हम लोग सीखते हैं। तो ये बच्चे 3 to 6 ईयर्स के बच्चों में ये बिहेवियर देखा गया कि जिस तरह हम उनको दिखा रहे हैं आसपास के सोसाइटी में हम लोग जो देखते हैं, अगर हम बड़ों की बात भी करें तो आस मूवीज़ हम लोग देख रहे हैं, आसपास सोसाइटी में जो भी चीज़ें देख रहे हैं, हम उससे क्या हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और वैसे ही हमारा बिहेवियर सोसाइटी के लिए बनने लगता है। ख़ास कर जैसे आजकल आप देखोगे सर रेप केस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो माहौल देख रहे हैं आजकल का, जितना ओपन माहौल है सोसाइटी में, तो उससे लोगों में एक गलत ये जा रही है, एक मैसेज जा रहा है, ठीक है। तो वो इन्फ्लुएंस होते हैं उस चीज़ से। जो भी आजकल सोशल मीडिया में जिस तरीके से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कितना अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ होती है और काफ़ी ओपन और वल्गर बेस पर, मतलब यू नो ओपनली प्रोग्राम्स कंडक्ट हो रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। तो इससे है ना लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और वैसे ही उनका बिहेवियर सोसाइटी के लिए हो जाता है। तो ये चीज़ मेन समझनी है, तो इन सब चीज़ों को हमें कंट्रोल करना है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं था, इस बच्चे के लिए नहीं था एक्सपेरिमेंट, ये चीज़ हमने समझी कि हमें हर जगह, और ये जो बच्चों के थ्रू हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो हर जगह है, हर लेवल पे है। सोसाइटी लेवल पे जाओगे तो हम बड़ों के बीच में भी ऐसा ही बिहेवियर हो जाता है जिस चीज़ से हम इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी कि हमें क्या देखना है। तो यहाँ पर यही चीज़ हुई ना कि बच्चों को जो दिखाया गया बच्चों ने वैसा सीखा। तो ये चीज़ हमारे लिए भी एप्लीकेबल है कि हम क्या चीज़ देखें, कि इनके बीच में रहें हम, जिससे कि हमें उनका इन्फ्लुएंस हमें होने लगता है। इवन बीइंग एडल्ट होने के बावजूद भी वो बिहेवियर हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हम इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। मेमोरी हम लोग नेक्स्ट, तो ये लर्निंग का पूरा हम लोग ने सीख लिया। तो नेक्स्ट है मेमोरी, ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।